हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? बिंदास हैं सब लोग? गुड। तो बच्चे, इन द लास्ट क्लास मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि व्हाई लाइक चार्ज रिपेल ऑलवेज एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये जनरल, मतलब ऑलवेज की बात नहीं करूंगा, जनरल की बात करूंगा कि जनरली ऐसा ही होता है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के एंड में। ठीक है, किसका क्या आंसर है? मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि कुछ बच्चों ने मुझे बहुत सही जवाब दिया है, और मैं उन बच्चों से भी बहुत खुश हूं जिन्होंने बहुत कोशिश की है इसका आंसर देने की। ठीक है, ऑल्दो दे आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट बट एटलीस्ट दे ट्राइड दैट, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। ठीक है, तो चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एट द एंड ऑफ दिस क्लास। बट बिफोर दैट, क्योंकि एक लिंक बन रखा है हमारा, उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। वो हमारे पास था कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गॉस थ्योरम की ऑर्डिनेट स्टेटमेंट क्या होती है, उसका प्रूफ क्या होता है। ठीक है, और आज उसी सीक्वेंस में हम बात कर रहे हैं कि बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, तो मेरी बात मानिए मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। बस बहुत आराम से एक बार आप देख लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दिस डेरिवेशन इज ऑलमोस्ट लाइक द प्रीवियस डेरिवेशन। जैसे आपने गॉस लॉ का प्रूफ किया था ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। मैं आपको रिकॉल करा दूं कि गॉस लॉ हमारे पास क्या थी, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या था। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ या सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ करता है। ठीक है, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। तो इट वाज कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, यानी गॉस थ्योरम या गॉस लॉ से आपको स्टार्ट करना है और कूलम्स लॉ को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक डायग्राम है आपके पास, डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है। वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, एक ये मैंने रेड कलर का जो बनाया है उसको स्पेशली मैंने रेड कलर का किया है क्योंकि एक अलग तरीके की सरफेस है। कुछ याद आ रहा है कि इस सरफेस का मैंने नाम क्या बताया था? एक इमेजिनरी सरफेस जो कि किसी चार्ज को अपने अंदर एंक्लोज करती है। क्या बोलते हैं उसको? याद आ रहा है? यस, कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस थी। गॉसियन सरफेस एक्चुअली मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूं कि इसका ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा नेक्स्ट क्लास से हम जो भी पढ़ेंगे ना उसमें गॉसियन सरफेस का नाम बार बार आएगा। और इवन जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, इसके बाद 3 क्लासेस और होंगी, उसके अंदर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 3 क्लास में चैप्टर आपका खत्म होगा, तो वहां पे गॉसियन सरफेस का जिक्र बार बार होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस इज व्हाट? इट इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच एनक्लोजेस अ चार्ज, जिसके अंदर कोई चार्ज होता। ठीक है, अब देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगी। गॉसियन सरफेस पे हमने एक छोटा सा पोर्शन मान लिया, पैच मान लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएगी और इसकी डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है हमारे पास? डीएस कैप का मतलब एरिया वेक्टर, वो बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब सुनिए कैसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव करना है, तो मैं पहले गॉस थ्योरम को लिखता हूं। ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास? बाय गॉस लॉ। हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे इसे, बाय गॉस लॉ सरफेस इंटीग्रल, बल्कि इसको मैं बोलता हूं फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये गॉस लॉ है? अच्छा मुझे बताइए, अभी नोट नहीं करना कुछ, पहले समझो बात को। क्या ये गॉस लॉ है जितना मैं लिख दिया? है कि नहीं है? नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। गॉस लॉ पता है कब होगी? गॉस लॉ तब होगी जब मैं इसके बगल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। जब मैं इसके बगल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा तब ये आएगा। ठीक है, तो अभी ये गॉस लॉ है नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। जानबूझ के मैंने ये चीज लिखी है ताकि आप समझ सकें कि ये कब गॉस लॉ था और कब नहीं। जब तक मैंने फाई ई इक्वल टू ई डॉट डीएस के बगल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा तब तक ये गॉस लॉ नहीं है। ठीक है, अगर मैंने फाई ई इक्वल टू ई डॉट डीएस लिख दिया तो ये गॉस लॉ नहीं है, यानी कि इसको अगर मैंने छुपा दिया तो ये गॉस लॉ नहीं है, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये गॉस लॉ है। पहले ये बात समझनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बाय गॉस लॉ हटाता हूं और मैं लिखता हूं ये। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हटाने के बाद अब ये गॉस लॉ नहीं रहा, अब ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। क्योंकि पता है जो मैं चीज आपको बता रहा हूं यहां पर, उसका यूज होने वाला है हमारी आगे की 3 क्लासेस के अंदर, कि हम सबसे पहले फाई ई को सॉल्व करेंगे और बाद में उसको गॉस थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे। देखिए बहुत इजी है। फाई ई इक्वल टू ई डॉट डीएस, ये हुआ
अब बेटा यहां से मुझे देख के बताओ कि E और DS के बीच में कितने का एंगल है, कितने का एंगल है E और DS के बीच में? 0 डिग्री, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे? EDS cos 0 डिग्री, ठीक है। साथ में सरफेस इंटीग्रल चल रहा है यहां पे। ये इसका जो मैंने गोल घुमा रखा है इसके ऊपर, ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर गोल घुमा रखा है, क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था क्लोज सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चे, E cos 0 तो 1 हो गया, E इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है। अब ds का जरा मुझे लिमिट बताओ, ये क्लोज इंटीग्रेशन में लिख सकता हूं यहां पे, ds कम से कम 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 0 to 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्फीयर था और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चे, क्या आता है? E ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसा आ जाता है 0 to 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू, जब आप लिमिट पुट करोगे यू विल गेट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये किसको सॉल्व करके आया? फाई E को। तो फाई E निकल के आ गया हमारे पास E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब याद करिए, यहां तक सारी चीजें कॉमन है। जब आप गॉस लॉ का प्रूफ कर रहे थे तो आपने यहां पर E की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर पुट कर दिया था, और फिर उसके बाद जब आपने इसको सॉल्व किया था तो गॉस लॉ प्रूफ हो गया था। तो यहां तक दोनों में सब कुछ कॉमन है, लेकिन यहां से इस वाले डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। मतलब यहां से तो हम गॉस लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं और यहां से हम कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। तो गॉस लॉ हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर रहे हैं, तो यहां से एक चेंज आ जाएगा, ठीक है। वो क्या चेंज आएगा देखिए। अब मुझे क्या करना है? नाउ बाय गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, वो क्या थी? वो थी फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में गॉस थ्योरम को डायरेक्टली फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब जरा वैल्यू पुट करते हैं किसकी? दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखिए, ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं। ऐसा कई बार होता है कि स्कूल में भी ये सब चीजें नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं। मैं आपको योग इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बेटा जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं उसको करने का, वही हम यूज करेंगे नेक्स्ट 3 क्लासेस के अंदर, जो हम एप्लीकेशन करेंगे गॉस लॉ की। कि सबसे पहले फाई E को सॉल्व कर लिया, उसके बाद फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया गॉस थ्योरम से, और फिर उसको मिला जुला के सॉल्व करते हैं। ऐसे ही गॉस लॉ की एप्लीकेशन भी की जाती है। तो ये भी बेसिकली एक तरीके से गॉस लॉ की एप्लीकेशन की तरीके से चल रहा है कि गॉस लॉ से मैं कूलम्ब्स लॉ कैसे प्रूव करता हूं, ठीक है। तो अब देखो, तो फाई E मेरे पास ये आ गया, फाई E मेरे पास ये भी था, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? इसको मैं यहां से लिखना चाहूंगा, देखिए, तो मेरे पास आता है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, क्या आता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है। देखो 4 पाई को मैंने एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया और आर स्क्वायर को अलग लिख दिया, यही आएगा। अब क्या ये रिजल्ट कुछ जाना पहचाना है? बिल्कुल, ये वही रिजल्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर या E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वही फॉर्मूला निकल के आ गया जो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, और इससे ये भी प्रूव होता है कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमने सिंगल पॉइंट चार्ज लिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, तो एग्जैक्टली वही निकल के आता है जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सुना है, ठीक है। अब सुनो, कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि उससे फोर्स निकाला जाता है, ठीक है। हम फोर्स निकाल रहे हैं, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का वो फॉर्मूला जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता हो, F इज इक्वल टू QE, और उसमें Q जो होता है वो चार्ज होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो अब वो कौन सा चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा? देखो, स्मॉल q का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पर्टिकुलर रीजन पे, और Q0 वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी ये प्लस Q वाला इस Q0 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा? देखो, अब
नाउ force acting on q naught charge kept at Gaussian सरफेस के ऊपर जो आपने Q नॉट चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर है? जानबूझ के मैंने Q नॉट चार्ज इसका सिंबल लिया है ताकि आपको पता लग जाए कि Q और Q नॉट का एडजस्टमेंट क्या है। Q कहां लिखते हैं, Q नॉट कहां लिखते हैं? तो Q नॉट वो चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ये किसी दूसरे चार्ज का है। वो किस चार्ज का है? वो इसका चार्ज का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्मॉल q चार्ज आता है, q नॉट नहीं आता। इसका मतलब q का इलेक्ट्रिक फील्ड है E और जिस पे फोर्स लगेगा वो है q नॉट। अच्छा, ऐसा नहीं कि फोर्स इस पे नहीं लगेगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। लेकिन डेरिवेशन के लिए हम ये देखना चाहते हैं कि हम इसमें से एक केस को इमेजिन कर रहे हैं कि सिर्फ ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। फिलहाल हम इसी केस को इमेजिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये उस पर नहीं लगाएगा, वो भी लगाएगा। लेकिन Q नॉट इज बेसिकली टेस्ट चार्ज, और मैंने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता या नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, Q नॉट टेंड्स टू 0, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था एक बार वीडियो में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए, तो F इज इक्वल टू Q नॉट E। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते साथ हमारे दिमाग में वही बात आ जाएगी जो हम चाह रहे थे, मन चाहिए बात। Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिख लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला जाना पहचाना है? जाना पहचाना? बिल्कुल, यही तो कूलम्स लॉ है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ, ठीक है, तो दिस इज कूलम्स लॉ। दिस इज कूलम्स लॉ। ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट था। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा कि जो हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था, मैं एक बार रिकॉल करा दूं। गॉस थ्योरम का जो प्रूफ किया था और जो हम कूलम्स लॉ का पढ़ रहे हैं, इन दोनों में एक डिफरेंस हुआ। डिफरेंस ये हुआ कि वहां पर आप phi e इक्वल टू e डॉट ds सॉल्व करके लेके आते थे और सीधा सीधा उसको आप q अपॉन एप्सिलॉन से इक्वेट कर देते थे, या 1 phi इक्वल टू लेके आते थे 1 अपॉन phi e सॉल्व करते थे e डॉट ds से, और उसी को सॉल्व करके लास्ट में q अपॉन एप्सिलॉन ले आते थे। ये किस में होता था? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम में। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं? phi e को अलग सॉल्व करते हैं। phi e क्योंकि q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं और तब सॉल्व करते हैं। यानी कि आपका टारगेट गॉस लॉ प्रूव नहीं करना था, आपका टारगेट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आना था और उसके बाद में उससे फोर्स निकालना था, क्योंकि कूलम्स लॉ फोर्स के लिए। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं, वो टॉपिक अब जान भर देगा आगे जितने हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी की चीजें आपको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आपको ये समझना है जो मैं अब बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसका यूज अब आएगा ही आएगा 100%। अब वो चीजें यूज होनी ही है जो मैं अब बताऊंगा अगली क्लासों के लिए। ठीक है, देखिए टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पता है क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इसके कंसेप्ट जो होंगे वो हमारे आगे काम आने वाले हैं, और इसमें छोटे छोटे जो हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो काम आने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पता है, जितना भी हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा उसमें एक बात कॉमन थी। वैसे आप सोचे कि इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्या कॉमन है उसके अंदर? कॉमन ये था कि आपने अब तक जिस चार्ज की बात करी ना, वो एक सिंगल पॉइंट चार्ज था। पता है सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक चार्ज, वो सारा चार्ज एक ही पॉइंट पर है। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि एक चार्ज एक ही पॉइंट पर होना, उसको सिंगल पॉइंट चार्ज बोलते हैं। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितना भी चार्ज होगा वो एक ही पॉइंट पर होगा, एक ही जगह पे? हो सकता है?
चलो एग्जांपल लेते हैं अर्थ का। आपको पता है कि घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बनता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिशियन कोई आके इंस्टॉल करता है सारी चीजों को, तो आपको पता है जो ऐसा सॉकेट होता है उसमें एक अर्थ होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, 3 तरीके के पॉइंट्स होते हैं। तो आपने अर्थिंग सुन रखी होगी। अर्थिंग में क्या होता है, घर के कनेक्शन में जितनी भी अर्थिंग की वायर्स हैं उन सबको एक कॉमन पॉइंट में अर्थ के अंदर डाल देते हैं, अर्थ के अंदर डालते हैं। अब अर्थ के अंदर डालने का मतलब हो गया कि वहां से चार्ज एक्वायर भी किया जा सकता है और एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो सप्लाई किया जाता है। अर्थिंग क्यों की जाती है, अर्थिंग इसलिए की जाती है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज सर्किट के अंदर आएगा जिसकी वजह से शॉक लग सकता है, वो सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ही के घर में अर्थिंग हो रखी है? सबके घर में अर्थिंग हो रखी है, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, क्या अर्थ पे सारा का सारा चार्ज किसी एक ही पॉइंट पर लोकेटेड है कि नहीं है? नहीं है, बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब था, यहां पे लिखा है हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज एक पॉइंट पर ना होके पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास एक वायर है ये, और मैंने चार्ज को सिर्फ यहां डाल दिया। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में होता तो इसके पहले एंड से लेकर दूसरे एंड तक पूरे में चार्ज होगा। लेकिन अगर कहीं बीच में ब्रेक आ गया, कहीं पे ऐसा होगा कि नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई, चार्ज यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मली हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, ये सोच के कि चार्ज जब जाएगा तो चार्ज हर जगह बिल्कुल बराबर बराबर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर बहुत सारा चार्ज एक जगह इकट्ठा हो और यहां पे कम चार्ज हो। अब कहने को तो चार्ज पूरे में है, लेकिन यहां ज्यादा यहां कम, तो इसको हम कंटिन्यूअस या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सीधा हो गया कि चार्ज पूरी सरफेस पर होना चाहिए बिल्कुल एक जैसा। हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि हमने अब तक इस चैप्टर में नहीं करी बात। अब तक हम बात कर रहे थे कि चार्ज एक ही पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर, कोई बिखरा हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब हम उस चीज की बात कर रहे हैं कि चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, जो भी सरफेस हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, 3 तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। इन सारे डायमेंशन के ऊपर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हम उसकी बात करेंगे। पता लग गया हम क्या चाहते हैं? ये पता होना जरूरी है कि टारगेट क्या है। जब तक टारगेट पता नहीं होगा अचीव कैसे होगा, ठीक है बेटा। तो चलो अब बात करते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें, 3 मेन चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे पहला है हमारे पास लीनियर और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मीनिंग निकलता है, लाइन या लीनियर? लाइन का मतलब है कि हमें किसी ऐसी चीज की बात करेंगे जिसमें लेंथ तो हो लेकिन एरिया और वॉल्यूम ना हो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक वायर है, कॉपर की वायर, और वो कॉपर की वायर, देखो कॉपर की वायर कितनी भी पतली क्यों, थिकनेस तो होती है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि कॉपर की मैंने एक फाइन वायर ली, बहुत पतली वायर, और उसकी लेंथ मैंने ले ली 10,000 किलोमीटर, तो उस 10,000 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में उसकी थिकनेस को नेगलेक्ट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ की कंसीडरेशन में जब हम सिर्फ लेंथ की बात करेंगे तो एरिया और वॉल्यूम को भूल जाएंगे कुछ टाइम के लिए। हम उस टाइम वॉल्यूम और एरिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लेंथ की बात करेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो, कोई एक वायर ऐसे हो सकती है, वायर ऐसे भी हो सकती है, वायर ऐसे भी हो सकती है। चार्ज जो है वो किसी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। क्लियर है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। भाई वायर तो सीधी भी हो सकती है, मैं उसे गोल भी घुमा सकता हूं, ठीक है, राइट। ध्यान रखना कि ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं इसके ऊपर बेस्ड इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा हायर ऑर्डर टॉपिक्स, वो बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि कंपटीशन में वो नहीं आ रहा, वो भी आता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं जो हम सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। मैं उसकी समरी आपको जरूर दूंगा कि इस केस में फॉर्मूला ये बनता है और ये केसेस होते हैं, वो हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे, ठीक है। अब सुनो,
तो ये बेटा, ये और ये, इन तीनों में एक बात कॉमन है। क्या बात कॉमन है? कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। तो इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि चार्ज सिर्फ लेंथ के ऊपर बिखरा हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख के लिखते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन लेंथ। अब हमारे मन में यह बात आएगी कि यार ये फॉर्मूला किस तरीके से कैसे आ गया। देखो वैसे तो एक बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का, तो मुझे लगता है जितने लोग वहां बैठे हैं सब लोग कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब मैं आपको यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होता, मास डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम जो हम पढ़ते आए ना, ऐसा नहीं कि वो इनकरेक्ट है, वो इनसफिशिएंट है। हाँ, क्लास 9 तक जब हम पढ़ते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे से मासूम से, इजी इजी बातें सीखनी होती हैं, ज्यादा टेक्निकल बातों पे नहीं जाते। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन उसको और एक्यूरेट करके मैं बोलता हूं कि मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरीके से एक और डेंसिटी होती है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर अपॉन वॉल्यूम। एक होती है एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब है डेंसिटी का फॉर्मूला समथिंग अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर वो मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, समझना मेरी बात को। ठीक है, नंबर डेंसिटी तो नंबर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां डेंसिटी लिख रहा हूं, ठीक है, चार्ज की तो डेंसिटी है बेसिकली, तो अगर मैं डेंसिटी लिख रहा हूं यहां पर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास क्या होना चाहिए? चार्ज अपॉन वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन मैं लिख रहा हूं यहां चार्ज अपॉन लेंथ। बता सकते हैं क्यों? फॉर्मूला वही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? वॉल्यूम है ही कहां है यहां? चार्ज वॉल्यूम पे है ही नहीं, चार्ज है सिर्फ लेंथ पे। ना तो यहां एरिया है और ना वॉल्यूम। तो चार्ज जब लेंथ पर होगा तो उसी फॉर्मूले को हम चार्ज अपॉन वॉल्यूम ना कह के चार्ज अपॉन लेंथ कह लेंगे। ठीक है, कहने का तरीका वही है, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम है ही नहीं यहां पर, तो इसका मतलब सिर्फ एरिया और वॉल्यूम की जगह वहां पे, या वॉल्यूम की जगह लेंथ आ जाएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन लेंथ। इसी तरीके से मैं आगे बात करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया। फिर मैं बात करूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला आएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। जिसमें वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है उसी के तो अपॉन में वॉल्यूम करोगे ना, यहां वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता, तो वॉल्यूम के अलावा क्या एग्जिस्ट करता है जो उस कहीं डायमेंशन में आ सकता है, तो वो है हमारे पास लेंथ। तो इसलिए चार्ज अपॉन लेंथ है। ठीक है, तो अब देखो डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट करते हैं लैम्डा साइन से, इसको हम लिख लेते हैं चार्ज अपॉन लेंथ, क्यू अपॉन एल। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी एल, डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू अपॉन डी एल, यानी कि जब छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, छोटी लेंथ की बात करेंगे तो डी क्यू अपॉन डी एल की बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि ये किस तरीके से यूज होनी है। ठीक है, तो लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये सिंबल ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा, वही जिससे आप वेवलेंथ को डिनोट करते थे क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो लैम्डा आ गया डी क्यू अपॉन डी एल, या फिर चार्ज अपॉन लेंथ। ये हुआ हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये इस तरीके से। अब आपको मैं बताऊं कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे काम आएगा, कहां जरूरत पड़ती है। याद करो बेटा कि कूलम्स लॉ बताता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक, मैं मान लेता हूं एक चार्ज यहां पे था Q0, टेस्ट चार्ज, दो में से किसी एक चार्ज को मैं टेस्ट चार्ज मान लेता हूं, और एक छोटी सी लेंथ सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पे, इस पूरे का एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, और इस लेंथ को मैं मानूंगा dl। dl मैंने इसकी लेंथ को कब माना, जब इस पूरे की लेंथ कितनी है l। अगर इस पूरे की लेंथ l है, देखो थोड़ा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं होगा, बस तुम सुनते रहना आराम से, बिना किसी इधर उधर के, कॉन्सेंट्रेशन से पूरा सुनते रहना, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर इस पूरे की लेंथ मेरे पास l है, तो इसके छोटे से पार्ट को मैं dl लिख सकता हूं, ऐसा हम करते आए शुरू से। ठीक, तो छोटे से पार्ट को मैंने dl लिख दिया, ओके, और Q0 मेरे पास एक चार्ज है, और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं r।
अब मैं आपको बताता हूं इस केस में कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाता है। कूलम्स लॉ जनरली कैसे लिखा जाता है, एक चार्ज हमारे पास Q1 था, एक चार्ज Q2 था, बीच का डिस्टेंस R था, तो कूलम्स लॉ लिख लेते हैं ऐसे K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। लेकिन इस केस में कूलम्स लॉ कैसे लिखेंगे, देखो उस केस में अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स F हो गया हमारे पास K, Q1 की जगह मुझे लिखना है कोई भी एक चार्ज ले सकते हो, Q0 ले लेता हूं, Q0। अब Q2 की जगह क्या लिखूंगा भाई, Q2 की जगह लिखूंगा सिर्फ उतने पोर्शन का चार्ज जितना कि DL के अंदर आता है, और वो है क्या, वो है DQ। DQ क्योंकि पूरे पे चार्ज कितना था Q, तो छोटे से रीजन DL पे चार्ज होगा DQ। तो ये मेरे पास DQ आ गया, तो K Q0 DQ अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। ये बात पता लगी, पहला चार्ज Q0 था तो दूसरा चार्ज मेरे पास DQ है। अब इस DQ को, क्योंकि DQ चार्ज एक पॉइंट पर नहीं है, बिखरा हुआ है, तो मुझे चार्ज डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी। और वो चार्ज डेंसिटी कैसे, जरा बताना, इस वाले फॉर्मूले से DQ की वैल्यू क्या आ सकती है, DQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, देखिए यहां पे लिख देता हूं K Q0 और DQ के लिए लिखूंगा मैं लैम्डा DL, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। अब पता है क्या है, इस पूरी वायर का अगर मुझे फोर्स निकालना था, इससे तो हम क्या करते हैं, छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये छोटा सा पोर्शन सिर्फ छोटा सा ही तो फोर्स लगाएगा, पूरी वायर का फोर्स तो नहीं आएगा इससे। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, दिस इज DF। स्मॉल चार्ज, अगर स्मॉल लेंथ ले रहा हूं तो फोर्स भी स्मॉल आएगा, पूरी वायर लूंगा तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो यहां पे मेरे पास आएगा K, देखो Q0 लैम्डा, ये आ गया, इंटीग्रेशन में लिख देता हूं मैं DL अपॉन R स्क्वायर। बस अब इसकी लिमिट बता दो मुझे तो मौज आ जाएगी। DL की लिमिट कहां से कहां तक हो सकती है, ये पूरी की पूरी वायर की लेंथ कितनी थी हमारे पास, L थी इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिख लूंगा F इज इक्वल टू K Q0 लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ DL अपॉन R स्क्वायर एंड लिमिट 0 टू L। ये हुआ हमारे पास, ये K की जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ये इसका मीनिंग निकला। तो मैं जानता हूं कि आपको लग रहा हो कि सर ये तो बहुत ही अलग तरीके का है, बहुत ही अजीब तरीके का है। मुद्दा अजीब का नहीं है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो वहां भी ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको अजीब तो लगते ही, ठीक है, वो अजीब तब लगे, उससे बढ़िया है कि इस अजीब को अभी समझ लिया जाए। आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में इससे काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है, कि लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L मुझे पता हो, बढ़िया काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो है वो जी मेंस की कैटेगरी का बन रहा है, जी मेंस के जैसे क्वेश्चन आते हैं अब वैसा बोर्ड में आने लगे फिजिक्स में, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जो डिफिकल्ट लेवल है सीबीएसई बोर्ड का 15% के आसपास, उस डिफिकल्ट लेवल में वो जी मेंस के क्वेश्चन डालेंगे, वो शुरू से डालते आए हैं, उनकी नियति ऐसी है। तो मैंने आपको शुरू से बोला था, जब सबसे पहली क्लास थी क्लास 12th की, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा फिजिक्स में पेपर पूछने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है, इसलिए चीजों को सिर्फ वहां तक नहीं जानना जहां तक वो नॉर्मली पढ़ा जाता था, उससे थोड़ा इधर उधर भी पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें कि आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक बार इसको देख लोगे तो पता लगेगा, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है, हम उसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता है रिपीट का मतलब मैं इसका थोड़ा सा हिंट आपको फिर से दे दूंगा, अगर आपको फिर भी लगता है इसके अंदर, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में इतना दम है कि अगर आप चाहें तो आप इसको खुद से कर सकते हैं, एक हिंट तो चाहिए होता है यार, इतने समझदार तो तुम हो, राइट बच्चे, ठीक है। तो दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये मैंने आपको बता दिया कि कूलम्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। डायग्राम आप बाद में बनाएंगे और उसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में जरूर लिखेंगे, नहीं लिखोगे बेटा तो फिर भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा कि ऐसा भी कोई टॉपिक था, ठीक है। अब मैं बाकी सारी चीजों को पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि उसके अंदर और क्या है। अब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही ईजी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप खुद सोच के बताइए मुझे कि इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए।
और इसका मीनिंग निकलता क्या है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि इस बार चार्ज जो है ना वो लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी एरिया के ऊपर। अब आपको लगेगा सर आपने बड़ा डिजाइन सा बना दिया, क्यों बना दिया? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एरिया के लिए ये जरूरी नहीं होता कि उसके डायमेंशन क्या हो, उसके लेंथ ब्रेथ कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके का एरिया हो सकता है। मैं एक एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है उसको कट कर लूं, अब बड़े वो टेढ़ी मेढ़ी कट हो जाए, अगर उसकी थिकनेस नहीं है ना तो मैं उसको सिंपल एरिया कंसीडर कर सकता हूं। उसके ऊपर चार्ज डाल दो, और चार्ज कैसे डाल सकते हो उसके ऊपर, कुछ आइडिया है कैसे चार्ज कर सकते हो? नहीं, अरे उस एल्यूमिनियम की फॉइल के ऊपर वुल ले लो, ठीक है, वुल लो, रगड़ दो उसके ऊपर, देखो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पूरी की पूरी शीट को चार्ज कर दिया। ऐसा नहीं कि चार्ज किसी एक जगह पे, पूरी शीट के ऊपर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो पूरी शीट का जो चार्ज है ना उसको बोलेंगे हम एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे एरिया के ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, चलो जी अब देखो, तो यहां पे हमने चार्ज कर लिया, हो सकता है कि कुछ खुराफाती बच्चे जो हमारे वहां बैठे हुए हैं वो सोचेंगे कि सर कुछ और सोचता हूं मैं, ये पॉजिटिव क्यों दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे दो सब पे। आप पॉजिटिव पॉजिटिव बनाए चले जा रहे हो, नेगेटिव क्यों नहीं बना लेते? नेगेटिव भी बना सकते हैं भाई, इसका कोई वो नहीं है कि मैं पॉजिटिव बनाऊं कि नेगेटिव बनाऊं। जनरली हम जब किसी चार्ज की स्टार्ट करते हैं तो पॉजिटिव से करते हैं ना, पॉजिटिव से रेक्टिफाइड लाइन दूर जा रही है, हमको इजी लगता है, ठीक है, दूर जो भी करके, तो बाय डिफॉल्ट हम किसी चीज को पॉजिटिव से मान रहे होते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया। अगर आप नेगेटिव ले लें तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जहां चार्ज को क्यों रखना है उसकी जगह माइनस क्यों रखना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की। ठीक है, तो चलो देखो, तो ये हो गया मेरे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहां क्या लिखता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये फॉर्मूला आप गैस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन लेंथ, तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन, करेक्ट, एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, जिसको मैं सरफेस एरिया बोल सकता हूं, सरफेस एरिया। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा सिंबल से। ठीक है, ये सिग्मा, पता है ना सिग्मा कैसे बनाते हैं, जैसे नन्हे लिखते हैं, नन्हे आधा नाव, वही है। ठीक है, सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, एक ही जगह में एस भी लिख सकता हूं, सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, और क्या लिख सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में dq अपॉन ds लिखा जा सकता है। तो फिर फर्दर कूलम्स लॉ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आगे कूलम्स लॉ में कैसे कैसे हम डायग्राम बना के चेंज कर रहे थे, वो कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका हूं, तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो खैर दिस इज अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड क्या है, ध्यान रखना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया था, यानी कि चार्ज को सिग्मा इनटू एरिया लिख लेंगे जब कभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इजी है, क्या करना है, इस बार चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस पे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस बार वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम पे, ये वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, सोचना, सही है क्या, डायग्राम सही है? इस बात से जो मैंने डायग्राम बनाया है इससे ये पता ही नहीं चल रहा कि चार्ज इसके अंदर है कि इसके बाहर है, क्योंकि ये तो देखने में सरफेस भी हो सकता है। क्यूबॉइड मैंने बना दिया, क्यूबॉइड के ऊपर पेंट कर दिया, तो पेंट सरफेस पे हुआ कि वॉल्यूम में, सरफेस पे होता है ना पेंट। ठीक है, तो जिस तरीके से जो मैंने अभी डायग्राम बना रखा है उसके हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि ये वॉल्यूम भी हो सकता है और ये सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज इमेजिन करनी है कि ये जो चार्ज दिख रहा है ना ये इसके अंदर भी है। जैसे मान लो कि हमने एक क्यूबॉइड शेप बॉक्स बनाया, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर मिट्टी भर दी, बहुत सारी सॉइल बहुत सारी भर दी, तो सॉइल जिस जगह पे भरी जाएगी वो कौन सी जगह होगी, दैट इज वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड जो होता है, क्योंकि सॉइल आप बाहर बाहर बाउंड्री पे नहीं भर रहे, उसके अंदर भर रहे हैं। तो जिस तरीके से वो मिट्टी भरी है ना, सॉइल भरी हुई है, उसी तरीके से चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है पूरे वॉल्यूम के अंदर। ठीक है बेटा, राइट। अब देखो
तो इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब ये तो तुम बताओगे ही। यस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि इस बार वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। तो देखो अब ये वही फॉर्मूला बन गया। मैंने बोला था ना, मास डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन वॉल्यूम। फिर नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला नंबर अपॉन वॉल्यूम, ये चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मूला आएगा। फिर एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में भी आएगा, एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला आएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये सारे फॉर्मूले हमको सीखने हैं इसी क्लास 12 के अंदर, इसलिए मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं इनके बीच का कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसको डिनोट करते हैं एक नए सिंबल से, वो सिंबल होता है रो, ठीक है। हालांकि सिंबल आपके लिए नया नहीं है, आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा था क्लास 10 के अंदर फॉर द सेम सिंबल, रो, RHO, रो। तो रो, ये जो हमारे पास है फॉर्मूला है हमारे पास चार्ज यानी कि Q अपॉन वॉल्यूम V, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी फिगर का वॉल्यूम है। अगर वो क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं बात करता हूं सॉलिड स्फीयर, मान लो कि यहां पे सॉलिड स्फीयर है, चार्ज के मतलब स्फीयर के अंदर बिल्कुल चार्ज भरा हुआ है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किसकी बात कर रहे हैं, जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम यहां पे आएगा, जो भी उसका फॉर्मूला बनता है मैथमेटिकली, ठीक है। अच्छा, इसी को और क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो इसी को हम dq अपॉन dv लिख सकते हैं। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला हो गया जब हम स्मॉल पार्ट सेलेक्ट कर रहे हो, dq अपॉन dv। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर मैं चार्ज की बात करूं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो q की जगह q ना लिख के क्या लिखेंगे, रो इंटू v। तो ऐसा कब लिखेंगे, ध्यान रखना इनकी कंडीशन है कि हम ऐसा कब लिखेंगे, ऐसा हम सिर्फ तब लिखेंगे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में। लेकिन चार्ज अगर सिंगल पॉइंट पर है, एक ही जगह पर है, तो फिर आपको क्यू की जगह क्यू लिखना है। लेकिन अगर चार्ज एक जगह ना होकर पूरे में बिखरा हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, तब आप उस चार्ज को रिप्लेस करेंगे, या तो क्यू इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे अगर लेंथ की बात कर रहे हैं, या क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया लिखेंगे अगर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर लिखेंगे क्या, या फिर लिखेंगे रो इंटू वी अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं जानता हूं कि ये चीजें आपको सिर्फ अभी याद रखनी है, इसका एप्लीकेशन अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अभी आपको बात हो सकता है पूरी तरीके से वैसा अभी कन्विंस नहीं हो पा रहे कि सर अभी पता नहीं कैसे करेंगे इसको। तो मैं आपको बिल्कुल एंश्योर कर रहा हूं नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं में से किसी का यूज करने वाले हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप बहुत आराम से कर पाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर, ठीक है। अब देखो ये तो चीज हमारे पास हो गई, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बट बिफोर एंडिंग दिस क्लास मैं आपको उस बारे में बात बताना चाहूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बोली थी और लास्ट क्लास में एंड में बोली थी कि टू व्हाई टू लाइक चार्जेस रिपेल एंड टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन था। मैं बहुत खुशी के साथ पहले इस बात को बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों ने बिल्कुल ही करेक्ट उसका आंसर बताया मुझे, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत हद तक उसको अप्रोच किया और कुछ सही कुछ गलत मिला के उन्होंने कुछ बताया, लेकिन मैं खुश हूं इस बात से कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। अब भी मैं बता रहा हूं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि बाद में चीजें होंगी, स्कूल खुलेगा तब हम देखेंगे ये सब चीजें करके, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, जितना अब कंफर्टेबल हो जाओगे ना उतना तब कंफर्टेबल रहोगे जब स्कूल खुलेंगे, और उसके बाद से पूरे साल कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप अब सुस्त है ना तो इसकी कॉस्ट आपको चुकानी पड़ेगी। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि हर क्लास का रिस्पांस उसी तरीके से होना चाहिए, हर वीडियो को आप ढंग से देखें, क्योंकि वहां मैं जितनी चीजें बता रहा हूं वो सारी आपके काम की हैं, उसमें से एक भी चीज एक्स्ट्रा और फिजूल नहीं है, वो आपको देखना ही है, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि व्हाई टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक। एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा मेरे पास और एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा। याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी मैंने आपको कुछ ऐसे, पॉजिटिव चार्ज से मैं दोनों नेगेटिव चार्ज के लिए भी इसको बना सकता हूं, बस अंतर क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस बाहर ना जाके अंदर की ओर आएंगी। यहां बीच में मैंने बताया था आपको कि एक न्यूट्रल लाइन बन जाती है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है यहां पे, जहां पर किसी भी मैग्नीट्यूड का कोई भी चार्ज रखोगे तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। अब जरा गौर से इन फील्ड लाइंस को देखो और देख के क्या महसूस कर रहे हो, क्या हो रहा है इनके साथ। जो फील्ड लाइंस हैं वो बेसिकली यूं आके
यूं जा रही है बाहर की ओर। मतलब साइड वाइज को बोलते हैं, साइड वाइज वो एक दूसरे को बाहर भगाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट दे एक्सपेंड लिटरली, लिटरल साइड में, साइड वाइज जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। ये इसका एग्जांपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर साइड वाइज एक्सपेंड हो गई तो जिन चार्जेस के साथ वो जुड़ी हुई है, जब फील्ड लाइंस पीछे की ओर जाएंगी तो चार्ज भी तो जाएगा। जैसा फील्ड लाइन रिस्पॉन्स करती है उसी तरीके से चार्ज रिस्पॉन्ड करता है। तो फील्ड लाइंस अगर दूर दूर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी दूर हो जाएगा। अब मैं इसको एक और बात से आपको बताता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज जो कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, आइसोलेटेड का मतलब जिसका कहीं किसी से कोई मतलब ना हो, क्या इसमें कुछ देख पा रहे हैं इससे मिलके? देखो मैं बताता हूं, यहां डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस देखो, क्या पता लग रहा है? दूर दूर जा रहे हैं। मतलब क्या है, ऐसा भी तो हो सकता था कि थोड़ा पैदल जाने की कोशिश करते, नहीं हो रहा ना। इनका गैप जो बढ़ता चला जा रहा है, हालांकि उसके पीछे एक और रीजन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर जाती हैं, लेकिन फिर भी जा रही है ना दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हैविंग द प्रॉपर्टी दैट दे एक्सपेंड लेटरली, वो लेटरली एक दूसरे को दूर दूर भगाती है। इसी वजह से लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, क्योंकि जब फील्ड लाइंस दूर हो जाएंगी तो चार्ज भी दूर चला जाएगा। ये हुआ पहले का आंसर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द प्रॉपर्टी दैट दे एक्सपेंड लेटरली, देयरफॉर टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कैसे करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस कैसे बनती है? व्हेन दे आर लिंक्ड, ठीक है, ये आइसोलेटेड नहीं है, आसपास है, तो ये ऐसे होती है। डायग्राम से ये पता लग रहा है कि ये फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कि लेंथ उनकी कम होती चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और मैं बोलता हूं ये जितनी फील्ड लाइन दिख रही है ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो क्या होगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी, ये भी लेंथ छोटी हो जाएगी, ये भी लेंथ छोटी है। जब ये लेंथ छोटी होगी तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज आगे नहीं आ जाएगा। लेंथ छोटे होने का मतलब तो ये होता है भाई, आपने अपने आप को रस्सी से एक दूसरे के साथ बांध लिया, अब आप क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं ताकि रस्सी छोटी हो जाए। अब आप मुझे बताओ कि रस्सी अगर छोटी होगी तो दूर वाला भी तो पास आ जाएगा। तो बिल्कुल वही बात है कि दे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द प्रॉपर्टी दैट दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, यही एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, देयरफॉर टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये इसका आंसर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से चीजें होती हैं, और यही हमने डिस्कस किया था। और अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम पढ़ेंगे अब गॉस लॉ के एप्लीकेशंस, कि गॉस लॉ यूज कैसे होती है, और इन्हीं एप्लीकेशन के ऊपर बोर्ड में हमेशा एक 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, हर साल बनता है, तो इसको बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस और वॉल्यूम, उसको ढंग से एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट क्लास में ही काम आने वाला है। ठीक है बेटा, तो खुश रहिए, स्माइल करते रहिए, राइट, और अच्छा पढ़ते रहिए। अच्छा पढ़ेंगे तो स्माइल आएगी। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।